अगला हर सेकंड हनुमंथप्पा के लिए अहम है। अगली हर सांस हनुमंथप्पा की नई जिंदगी है। हर दुआ, हर प्रार्थना दे रही है ताकत। मद्रास रेजिमेंट की शान फिर बढ़ाएगा हनुमंत। वीरा मद्रासी अधिकोल्लू अधिकोल्लू। बहादुर मद्रासी, मौत को मात दो, मौत को मात दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सियाचिन में 19,600 फीट की ऊंचाई पर मौत को मात देने वाले हनुमंथप्पा की हिम्मत को इस वक्त दुनिया सलाम कर रही है। लोग ये कह रहे हैं कि हनुमंथप्पा का जिंदा रहना एक चमत्कार है तो मेडिकल साइंस भी है। और योग से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हनुमंथप्पा को योग और बुलबुले ने बचाया। आखिर हनुमंथप्पा की जिंदगी बचाने में योग और बुलबुले का क्या योगदान रहा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हनुमंथप्पा की सेहत से जुड़ी अपडेटेड जानकारी हम दे देते हैं। आज मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ हनुमंथप्पा को लेकर, जिसमें यह बताया गया कि वो अब भी कोमा में हैं, उनके लिवर और किडनी में दिक्कत है और अगले 24 घंटे उनके लिए बेहद अहम बताए गए। तीन फरवरी को सुबह 8:30 बजे सियाचिन में 19,600 फीट की ऊंचाई पर तैनात 19 मद्रास बटालियन के 10 जवानों पर 800 फीट लंबी और 400 फीट मोटी बर्फ की दीवार मौत बनकर गिरी। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई मौत ने हमारे नौजवान हमेशा के लिए हमसे छीन लिए। लेकिन लांस नायक हनुमंथप्पा बर्फीली मौत से लगातार 6 दिनों तक लड़ते रहे और सियाचिन से चलती सांस के साथ दिल्ली लौटे। हनुमंथप्पा दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। कल से आज तक सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह से लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हनुमंथप्पा से अस्पताल में जाकर मिल चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 24 घंटे हनुमंथप्पा की जिंदगी के लिए बेहद अहम है। देश भर में इस सियाचिन पुत्र की सलामती के लिए दुआओं के करोड़ों हाथ बढ़े हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी की रहने वाली सरिता पांडे ने हनुमंथप्पा को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की। इन्होंने हमसे कहा कि देखिए एक सैनिक हमारे हैं, वो उनकी किडनी काम नहीं कर रही, तो बस हमने न्यूज भी नहीं देखी थी और मैंने कहा ठीक है, फोन कर दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। बस इतने में इन्होंने फोन कर दिया और मैंने हाँ कर दी बस। हनुमंथप्पा का इलाज कर रहे डॉक्टर भी हैरान हैं कि आखिर हनुमंथप्पा हिमस्खलन के बाद भी सियाचिन में 125 घंटे तक कैसे जिंदा रहे। इस सवाल के जवाब में हनुमंथप्पा के जीवित बचने की 3 वजह बताई जा रही है। इनमें पहली वजह है योग। सियाचिन में जवानों की दिनचर्या में योग एक अहम हिस्सा है। हर जवान के लिए यहाँ योग जरूरी है। हवलदार महावीर सिंह सियाचिन बैटल स्कूल में पिछले साल भर से हैं। महावीर सिंह, आप ये बताइए कि यहाँ जब आप आए थे शुरुआत में तो आपको दिक्कत क्या होती थी? जी, यहाँ पे तो शुरू में जब आया था तो काफ़ी दिक्कतें हुई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है और शारीरिक तौर से भी आदमी कमज़ोर हो जाता है जब फर्स्ट टाइम पे आता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद योग वगैरह करके तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है हमें। जो योगा सोगा करते हैं तो उससे एक तो शारीरिक तौर पे भी आदमी मजबूत हो जाता है और अपना खाना जो पाचन तंत्र है उससे भी काफ़ी फायदा होता है उसमें। हनुमंथप्पा भी हमेशा योग करते थे। वो अपने दूसरे साथियों को भी योग सिखाते थे। योग गुरु प्रतिष्ठा शर्मा के मुताबिक नियमित योगाभ्यास से ऊंचाई पर सांस लेने में परेशानी कम होती है। हनुमंथप्पा को मौत से लड़ाई में योग से काफी मदद मिली। एक चीज़ तो ये कि योग एक आध्यात्मिक विधा है और शायद वो आध्यात्मिक शक्ति ही थी कि वो ऐसे स्थान पर टिके जहाँ पे एक एयर का मतलब अगर ऐसा होता कि ऑक्सीजन ही नहीं होती, वो एयर गैप होता ही नहीं, तो फिर तो सर्वाइवल मुश्किल था। लेकिन क्योंकि वो गैप था, ऑक्सीजन थी वहाँ, ये योग हमें ज़रूर सिखाता है। 200 सैनिकों की रेस्क्यू टीम दिन रात 24 घंटे एक इंच की तलाश करती रही। तेज
बर्फबारी और -55 डिग्री सेल्सियस की ठंड के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू टीम के स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू डॉग्स इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। रेस्क्यू टीम को हादसे के 125 घंटे बाद आखिरकार कामयाबी मिली और उन्होंने देखा कि हनुमंथप्पा की सांस चल रही है। उस वक्त हनुमंथप्पा जिस स्थिति में थे वो भी योग का एक आसन है जिसे योग गुरु प्रतिष्ठा शर्मा कूर्म आसन कह रही हैं। उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर, और वो जो मैंने वीडियो फुटेज देखा वो कूर्म आसन की स्थिति में है। तो कूर्म आसन की स्थिति में उनका जो बैक है उसने तो सारा वजन ले लिया है ना। कूर्म आसन में हमारे बैक पे पूरा कितना भी वजन आप डाल दो हम उस स्थिति में रुके रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन, यानी उनका प्राणायाम का अभ्यास, यानी कि उतने कम, क्योंकि बर्फ़ भी तो पानी है ना और H2O ऑक्सीजन तो उसमें भी है, तो वो जो ऑक्सीजन उन्हें वहाँ पर मिली उससे वो सर्वाइव कर गए। हनुमंथप्पा सियाचिन में मौत से जंग जीत चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जीत के बाद उनकी जिंदगी की सलामती के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सियाचिन में एवलांच के बाद लगातार 6 दिनों तक सफेद मौत से लड़कर जिंदा लौटना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं, ये हर कोई कह रहा है। हनुमंथप्पा कैसे जिंदा रहे, इस सवाल का जवाब सिर्फ हनुमंथप्पा के पास है और वो फिलहाल कोमा में हैं। डॉक्टर हनुमंथप्पा के जिंदा बचने के पीछे 3 बड़ी वजह मान रहे हैं, जिसमें से एक हम आपको दिखा चुके हैं। बाकी 2 वजह जानने के लिए इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। सियाचिन में एवलांच यानी हिमस्खलन के बाद हनुमंथप्पा ने अपनी जान कैसे बचाई, इसका जवाब सिर्फ हनुमंथप्पा के पास है जो अभी कोमा में है। लेकिन योग गुरु से लेकर डॉक्टर और रक्षा विशेषज्ञों तक सभी अपने अपने अनुभवों के आधार पर ये कयास लगा रहे हैं कि किस तरह हनुमंथप्पा ने खुद को मौत के बर्फीले तूफान से बचाया होगा। हादसे के बाद हनुमंथप्पा बर्फ के अंदर दबे थे, ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। सफेद मौत का सामना करने के लिए हनुमंथप्पा के पास सिर्फ हिम्मत बची थी और कुछ नहीं। लेकिन जान बचाने के लिए या कहीं मौत को हराने के लिए हिम्मत के साथ साथ हवा की भी जरूरत थी। लेकिन सवाल है कि बर्फ में दबने के बाद भी हनुमंथप्पा को हवा कहां से मिल रही थी। तो यही संभावना हो सकता है कि उसको कुछ किसी भी तरह से ऑक्सीजन मिलती रही, तो उसके हार्ट उसका पंप करता रहा और भले ही बहुत मिनिमल हाइपोथर्मिया के कारण, जिस तरह हम बोलते हैं, बहुत कम पंप करता रहा, बट उसके सर्वाइवल के लिए उसकी पल्स चलती रही। विशेषज्ञ कहते हैं कि बर्फीली चट्टानों के बीच कई बार लेयर्स बन जाते हैं, जिससे एयर बबल या कहीं बर्फीले बुलबुले बन जाते हैं। एयर बबल से हवा आ रही होगी और इस तरह हनुमंथप्पा को ऑक्सीजन मिल रही होगी। जिस एरिया में स्लिप किया होगा उसके चारों ओर कोई गोला सा होगा ऑक्सीजन का, मतलब हवा का, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलती रही। हवा के गोले को मतलब हम गड्ढा कह सकते हैं, कैविटी कह सकते हैं, तो उसके कारण वो बच गया। सियाचिन समेत देश की ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में बर्फ के ऐसे शेल्टर बनाए जाते हैं जो जवानों को ठंड या किसी आपदा से बचाते हैं। जानकारों का दावा है कि हो सकता है कि हनुमंथप्पा इसी तरह के किसी शेल्टर में आ गए हों। बर्फ के ऐसे घरों की विशेषता क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। सर, ये स्नो शेल्टर है, इसका नाम है इग्लू, और ये विशेष नाप तोल से बनाया जाता है। इसके लिए हम पहले जो सॉफ्ट स्नो होती है हमारे पास, उसको हम अपने स्नो हैकर या स्की शूज के द्वारा या किसी उसके बीट करके उसको सख्त बनाते हैं। फिर उसका ब्लॉक काटते हैं। उस ब्लॉक में जो ब्लॉक का साइज है वो 20 इंच लंबा ब्लॉक होता है, एक साइड, और चौड़ाई एक साइड 18 इंच होती है, दूसरे साइड 16 इंच चौड़ाई होती है। और जब हम उसको ब्लॉक को आपस में रखते हैं तो एक ब्लॉक जब छोटा होता है एक साइड, फिर जब हम सब ब्लॉक को लगाते हैं तो वो अपने आप एक गोल शेप में बनने लगता है। इसका जो अंदर का माप है हमारा वो 12 फीट, इसका जो व्यास है वो 12 फीट रखते हैं हम, और जो इसकी हाइट है वो 7 फीट रखते हैं। और इसको बनाने में हमें मुश्किल से 1.5-2 घंटे में हम इसको तैयार कर देते हैं। यानी 1.5-2 घंटे में आप एक ऐसी चीज़ बर्फ़ से बना देते हैं कि जिसमें रहा जा सके। और ये कितने दिन तक चल सकता है? ये मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम ठंडा है, स्नोफॉल कंटिन्यू हो रहा है तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। जब तक कि मौसम गर्म नहीं होता तब तक ये चलता है। सियाचिन ग्लेशियर क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। सर्दियों में 1000 सेंटीमीटर तक यहाँ बर्फबारी होती है। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि सियाचिन की रक्षा पर हर रोज लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। सियाचिन की रक्षा पर हर सेकंड 1,80,000 रुपए खर्च होते हैं। और यहाँ पर 2 रुपए की जो रोटी होती है उसकी लागत सियाचिन में
200 रुपए तक पड़ती है और इसी दृष्टि से सियाचिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।